गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है ऑटोमन एम्पायर की कंप्लीट हिस्ट्री। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने से पहले, इसलिए मैं आपको इस मैप से स्टार्ट करूंगा। 1683 का ये मैप है जिस टाइम ऑटोमन एम्पायर अपने कंप्लीट एक्सटेंट पे था। इतने एक्सटेंट पे था कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला हुआ था, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के अंदर। उस टाइम इसका जो कैपिटल था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखी जाए तो अगर आपको रशिया से अफ्रीका आना है तो तब भी कॉन्स्टेंटिनोपल से गुजरना पड़ेगा, और अगर आपको यूरोप से एशिया आना है तो तब भी आपको कॉन्स्टेंटिनोपल से गुजरना पड़ेगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर की कैपिटल की लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट थी। ये उन्हीं एम्पायर में से है जो 600 से ज़ायद साल तक ये एम्पायर स्टेबल रहा, जबकि बाकी एम्पायर मैक्सिमम 500 साल तक रहे। अगर इस एम्पायर का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1272 से 1922 तक इसका टाइम पीरियड है, और ये वही एम्पायर है जो कंप्लीट ये मेडिटेरेनियन सी में देखने फैला हुआ है, उसके बाद रेड सी में ये फैला हुआ है, और यहाँ इंडियन ओशन तक ये एम्पायर फैला हुआ है। इस एम्पायर के लिए ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये एम्पायर है, यहाँ पे एक ही लैंग्वेज के लोग नहीं थे, यहाँ पे डिफरेंट एथनिसिटी रहती हैं, डिफरेंट ग्रुप रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब अगर इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए तो मैंने इस लेक्चर को डिवाइड किया है 5 पोर्शंस में। सबसे पहले मैं बताऊंगा राइज, जो कि 1299 से 1450 तक था। देन एक्सपेंशन, जब ऑटोमन एम्पायर एक्सपेंड हो रहा था। फिर स्टैग्नेशन, जब ऑटोमन एम्पायर ना एक्सपेंड हो रहा था और ना नीचे डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। इसके बाद आता है डाउनफॉल, जब ये अपनी टेरिटरीज को लूज़ करना इसने स्टार्ट कर दिया था। और डिसोल्यूशन मीन्स एट द एंड ये बिल्कुल अपनी टेरिटरीज को खो के एक वापस छोटा सा एम्पायर रह गया था। देन 1922 के बाद होता है लोज़ेन एग्रीमेंट 1923 में, जिसकी डिटेल ऊपर आई बटन में मौजूद है। ये एग्रीमेंट मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साइन करते हैं। 100 साल का ये एग्रीमेंट होता है। अब इसकी डिटेल मज़ीद जानने से आपको ये पता होगा, जैसे कि अभी जो ड्रामा चल रहा है इर्तगरल गाजी, उसमें सुलेमान के बेटे होते हैं इर्तगरल, इर्तगरल के बेटे होते हैं उस्मान, जिनको उस्मान भी कहा जाता है। उस्मान ड्रीम देखते हैं। सीज़न 3 में ये बात आपने देखी होगी कि एक दरख्त होता है जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैलती हैं। पूरी दुनिया में फैलने से मुराद यही होती है कि ये एक्सपेंड करेंगे पूरी दुनिया में। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उस्मान के बेटे उरहान गाजी, जिस वजह से इनको कहा जाता है ट्रू फाउंडर। ऑटोमन के लिए ये चीज़ बहुत मशहूर है कि ये अपनी हॉर्समैनशिप में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इनको काफ़ी ज़्यादा घुड़सवारी में महारत हासिल थी। उसके बाद ये बो और एरो का बहुत अच्छा यूज़ कर लेते थे, मतलब कि तीर कमान का। और इनके एक्सपेंड होने की वजह यह भी थी कि ये दूसरे कबीलों को अपने साथ लेकर चलते थे। अब मैं स्टार्ट करूँगा राइस से। राइस का जो टाइम पीरियड है वो 1299 से 1450 तक है। उस्मान की डेथ के बाद उरहान गाजी आते हैं, और उरहान गाजी, इनको ट्रू फाउंडर इस वजह से कहा जाता है, ये इस एम्पायर को एक सेपरेट डायनेस्टी डिक्लेयर कर देते हैं और अपने आप को इस डायनेस्टी का राजा करार दे देते हैं। उरहान गाजी बेंजेंटीन एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। ये अभी मैं राइज की सारी डिटेल बता रहा हूँ, इस फ़ायदे से कैसे ये राइज होता है। अच्छा, तो उरहान को बेंजेंटीन से फ़ायदा कैसे मिलता है कि बेंजेंटीन एम्पायर उस टाइम कमज़ोर होता जा रहा है। अब वो कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि बेंजेंटीन एम्पायर के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही होती है, जो कि आपस में भाइयों के दरमियान में होती है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा होता है कि मैं राजा बनूंगा। इस दौरान उन्हीं भाइयों में से एक भाई उरहान के पास मदद के लिए आते हैं और उरहान उनकी मदद करते हैं। अब जो भाई मदद के लिए आते हैं उनका नाम होता है जॉन सिक्स। जब उरहान उनकी मदद करते हैं तो वो भाई अपनी बेटी की शादी उरहान गाजी से करवा देते हैं। इस बात से आपको पता चल रहा होगा कि अब शादियां भी होने लगी हैं, और ऑटोमन एम्पायर के एक्सपेंड होने की वजह यही थी कि दूसरे जो एम्पायर्स थे उनके साथ शादियां करते थे और ये एम्पायर
एक्सपेंड हो रहा था और मैट्रिमोनियल रिलेशंस और अलायंसेस बन रहे थे। ऑटोमन को ये पता था कि बेंजेंटीन जो है वो अब इंटरनली वीक हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट सिटी बुसरा को कैप्चर कर लिया और उसको फतह कर लिया, अपने साथ मिला लिया। ये भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद दूसरा, कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद अगर दूसरा बड़ा सिटी देखा जाए तो वो नीसिया है, इन्होंने इसको भी फतह कर लिया। अब उरहान गाजी के बाद आते हैं यिल्ड्रिम बैजेन, इनकी मीनिंग है थंडरस्टॉर्म। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि थंडरस्टॉर्म, जिनका टाइम पीरियड था 1389 से 1402। अब इनको यिल्ड्रिम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म की तरह लड़ते हैं, थंडर बोल्ट की तरह लड़ते हैं। इनके टाइम में सबसे बड़ी जीत होती है निकोलिस, जिसका मॉडर्न नेम अभी का नाम देखा जाए तो बुल्गारिया अभी का नाम है। इसको कॉन्कर करने के बाद ये कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की जो दीवारें होती हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, जो कि इजीली वो रिपेल कर जाते हैं और ये फतह नहीं कर पाते। ये चीज़ तो होगी, एक बड़ी जीत तो होगी, इन्होंने टेरिटरी तो एक्सपेंड कर दी, लेकिन उसके बाद ऑटोमन को फर्स्ट टाइम 100 सालों बाद हार भी होती है। हार किससे होती है, तैमूर दिलेम से, बैटल ऑफ अंकारा में, जो कि 1402 में हुई थी। जब यिल्ड्रिम ये वॉर हार जाते हैं, बैटल ऑफ अंकारा हार जाते हैं, तो तैमूर दिलेम यिल्ड्रिम को कैदी बना लेते हैं और 2 साल ये कैद ही रहते हैं। जब ये 2 साल कैद रहते हैं और उन्हीं 2 सालों में इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद जो यिल्ड्रिम है, इनके 4 बेटे होते हैं, उनके दरम्यान में सिविल वॉर चलती है। जो सिविल वॉर का टाइम पीरियड है वो 11 साल तक होती है। वो आपस में सीट के लड़ रहे होते हैं कि मैंने अगला राजा बनना है। अब ये जो सिविल वॉर का टाइम पीरियड है 11 साल, इस 11 साल में ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन एट द एंड महमद वन, जो यिल्ड्रिम के बेटे होते हैं महमद वन, वो जीत जाते हैं। इन 11 सालों के दरमियान जितनी भी टेरिटरी इन्होंने लूज़ की होती है, तो महमद वन वापस आने के बाद उस टेरिटरी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अब मैप देखा जाए कि यिल्ड्रिम ने कितनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया, तो ये 2 टेरिटरीज़ हैं। पूरा ऑटोमन एम्पायर ये है, लेकिन यिल्ड्रिम के टाइम पीरियड के टाइम ये 2 टेरिटरीज़ क्या हैं, इन्होंने कैप्चर कर ली। 2 हिस्सों में डिवाइड है। इसका जो नाम है इस टेरिटरी का रोमालिया, और इस टेरिटरी का जो नाम होता है वो होता है एनाटोलिया। दरमियान में क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको अभी तक फतह नहीं किया। 40 साल तक सिविल वार के बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। अब ये जो टॉप कापी पैलेस है, ये पैलेस बनाते हैं, लेकिन इसको मैं अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करूँगा एक्सपेंशन के टाइम पीरियड में। एक्सपेंशन का जो टाइम पीरियड है वो 1450 से लेके 1560 तक है, लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब महमद वन की डेथ हो जाती है तो महमद टू आते हैं, और महमद टू को कहा जाता है कॉन्करर। 1451 का टाइम पीरियड है जब इनको कॉन्करर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस सिटी, इस कैपिटल को, कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर कर लिया होता है। इनका ड्रीम होता है कि इस सिटी को इन्होंने कॉन्कर करना है 1453 में। 21 साल की उम्र के ये होते हैं और ये इस चीज़ को फतह करते हैं। जब ये इस चीज़ को फतह कर लेते हैं कैपिटल को, तो ये आपको मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको आपस में मिलाती है। तो ट्रेड से जितना भी पैसा आता था, इससे ये काफ़ी ऑटोमन एम्पायर इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। जब ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ तो इन्होंने सबसे पहले अपने रहने की जगह बनाई, जिस पैलेस का नाम था टॉपकापी पैलेस। जब ये महमद टू इकोनॉमिकली, जब ऑटोमन एम्पायर स्ट्रॉन्ग होता है तो ये अपनी नेवी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत से शिप्स ऐड करते हैं। इसके साथ क्या होता है कि जो बेंजेंटीन एम्पायर होता है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल की वजह से। अब जो ये पैलेस बनाते हैं टॉपकापी पैलेस, ये 40 से 50 साल तक ये बनता है और उसके बाद 500 साल तक ये ऑटोमन्स के लिए एक उनका ऑफिशियल रेजिडेंट रहता है। अब आते हैं हम एक्सपेंशन के टाइम पीरियड 1450 से
1560 तक। इसमें होते हैं बायजीद II, जिनका टाइम पीरियड है 1481 से 1512। इनके टाइम पीरियड में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, सफ़विद डायनेस्टी का बनना। इसी इवेंट को कहा जाता है सफ़विद रेबेलियन। जो सफ़विद होते हैं ये बगावत करते हैं ऑटोमन के अगेंस्ट और अपनी डायनेस्टी को बनाते हैं, जिसका नाम होता है सफ़विद डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी जितने टाइम तक रहती है उतने तक सफ़विद डायनेस्टी लड़ती रहती है ऑटोमन एम्पायर के साथ। इस तरफ देखा जाए तो सफ़विद डायनेस्टी लड़ रही होती है ऑटोमन एम्पायर के साथ ईरान और इराक, जो बगदाद का एरिया है। और इस तरफ देखी जाए तो ये मुग़ल एम्पायर के साथ लड़ रही होती है। इस तरफ मुग़ल एम्पायर होता है, काबुल का जो एरिया है वो इसकी डिमांड कर रहे होते हैं। अब देखा जाए तो ये वाला जो एरिया होता है ये किसके पास होता है, मामलूक डायनेस्टी के पास। ये एरिया कौन सा है, इजिप्ट का एरिया, जो कि मामलूक डायनेस्टी के पास होता है। और इसी मामलूक डायनेस्टी के पास मक्का और मदीना का कंट्रोल भी होता है। अब याद रखा जाए जिसके पास मक्का और मदीना का कंट्रोल होगा उसको कैलिफ कहा जाता है, जो भी इस दोनों होली प्लेसेस को, जो कि मुसलमान की बहुत इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस हैं, जिसका भी इस पर कंट्रोल होगा। 1512 तक इसका जो कंट्रोल था वो मामलूक डायनेस्टी के पास रहा, लेकिन 1512 के बाद सलीम I आते हैं, वो वॉर करते हैं, इनकी आपस में जंग होती है सफ़विद डायनेस्टी के साथ। और सलीम I ऑटोमन एम्पायर के होते हैं और ये इस डायनेस्टी को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जब ये डायनेस्टी को अपने साथ शामिल करते हैं तो दोनों होली प्लेसेस मक्का और मदीना किसके पास आ जाती है, ऑटोमन एम्पायर्स के पास। अब 1517 से लेके 1522 तक 1922 तक ये डायनेस्टी जो मक्का और मदीना है इसका कंट्रोल गार्डियन कौन होता है, ऑटोमन एम्पायर। अब कंट्रोल मक्का मदीना का जब ऑटोमन एम्पायर के पास आया तो कैलिफ कौन कहलाएंगे, ऑटोमन एम्पायर। अब आप देख सकते हैं कि जो नीचे की टेरिटरी है ये भी किसने ले ली, ऑटोमन एम्पायर ने। इसके बाद आते हैं सुलेमान मैग्निफिसेंट, जिनके नाम के साथ ही मैग्निफिसेंट आ रहा है तो आप सोच लें इन्होंने क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए होंगे। इनका टाइम पीरियड है 1520 से 1566 तक। अब जो वेस्टर्न हैं, यूरोपियन हैं, वो तो इनको कहते हैं मैग्निफिसेंट, लेकिन जो टर्किश हैं वो इनको कहते हैं कानूनी सुल्तान सुलेमान। वो इसको ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लॉ में बहुत सी चेंजेस की, हर चीज़ का इन्होंने कानून बनाया, जस्टिस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, फोर्स किया जस्टिस पे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी थिंकिंग कैसी थी। ये वही टाइम पीरियड था जब ऑटोमन एम्पायर अपने मुकम्मल अरूज पे था, इकोनॉमी, मिलिट्री, सोशल वाइज। अब ये देखें कि ये अल्जीरिया वाला जितना एरिया है ये ऑटोमन एम्पायर ने अपने साथ कवर कर लिया है। उसके बाद ये बगदाद और कुवैत का एरिया भी इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। सेंट्रल यूरोप का एरिया इन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। ये देखें ये अफ्रीकन कोस्ट तक इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। इवन कि ये 3 कॉन्टिनेंट तक ये अब जो सुलेमान मैग्निफिसेंट का टाइम पीरियड है इसमें 3 कॉन्टिनेंट तक फैल चुका है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। अब जो सुलेमान मैग्निफिसेंट होते हैं वो 13 कंपेन्स को लीड करते हैं, मतलब कि पर्सनली लीड, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिस वजह से कहा जाता है इनको मैग्निफिसेंट, क्योंकि ये हर वॉर में सबसे आगे खुद होते थे। बहुत सी जो बैटल्स थी इन्होंने जीती, जैसे कि हंगरी, बगदाद, मिडल ईस्टर्न जो ईस्ट का जो रीजन है सारा वो भी इन्होंने अपने साथ ऑक्यूपाई किया, कंकर किया। अल्जीरिया का एरिया ये सारा, नॉर्थ अफ्रीका का एरिया ये सारा। और एक जो टेरिटरी थी वो ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। वो टेरिटरी कौन सी थी, वाइना। ये देखें ये छोटी सी टेरिटरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ तक तो ये पहुँच गए, लेकिन 2 दफ़ा इन्होंने यहाँ पे अटैक किया वाइना में, 1529 में भी और 1532 में भी। और दोनों टाइम जो सुलेमान मैग्निफिसेंट थे उनको यहाँ से हार मिली, ये वाइना को अपने साथ ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, अपने साथ शामिल नहीं कर पाए। याद रखिएगा वीना का जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया। अगले टाइम में कुछ स्लाइड्स बाद ये आपको वापस याद आएगा।
सेम लाइक महमद, जैसे कि महमद पीछे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने क्या किया था, नेवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था। इन्होंने भी अपनी नेवी को अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ये जितना भी मेडिटेरेनियन रीजन है इसमें तो इनकी नेवी मौजूद ही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये रेड सी, इसमें भी इनकी नेवी मौजूद थी। उसके बाद इंडियन ओशन, यहाँ पे भी इनकी नेवी मौजूद थी। तो इतनी पावरफुल थी। दूसरी तरफ ये पुर्तगीज़ से भी वॉर, जो इनकी वॉर चल रही थी वो इनकी नेवी लड़ रही थी। सुल्तान के टाइम को गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्यों गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती हैं। वही नेवी तो स्ट्रॉन्ग हुई, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट क्या क्या हुई वो ये थी। काबा और मक्का जो आज के टाइम में आपको दिख रहा है, ये सुलेमान मैग्निफिसेंट ने ही रिनोवेट करवाया था। उसके बाद इन्होंने पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी बनाई और मसाजिद भी बहुत ज़्यादा तामीर करवाई। इवन के 300 के करीब इन्होंने मसाजिद को बनाया, जिस वजह से इसको कहा जाता है गोल्डन एज। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वो है स्टैग्नेशन का टाइम पीरियड। स्टैग्नेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1560 से 1827 तक है। स्टैग्नेशन मीन्स मतलब कि ये स्टेबल रहा, ना मज़ीद टेरिटरीज ऐड हुई और ना टेरिटरीज को इन्होंने लूज़ किया, सिर्फ स्टेबल रहा। जो अर्लियर हिस्टोरियन थे वो इस टाइम को कहते थे डिक्लाइन का टाइम पीरियड, लेकिन बाद में रिसर्च के बाद उन्होंने इस टाइम पीरियड को स्टेग्नेशन का टाइम दिया। मीन्स नॉट एक्सपेंडिंग और नॉट लूजिंग। मीन्स कि ये एम्पायर अब एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर नहीं रहा, मतलब कि जो पहले ये तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे थे, वॉर्स कर रहे थे, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किए जा रहे थे, अब ये एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर नहीं रहा। ये एम्पायर अब पैट्रिमोनियल से शिफ्ट हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में। ये देखें, शिफ्ट फ्रॉम पैट्रिमोनियल टू ब्यूरोक्रेसी एम्पायर। जो सुलेमान मैग्निफिसेंट तक का जो टाइम पीरियड था उसमें सुल्तान की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब ये ब्यूरोक्रेसी में शिफ्ट हुआ तो सुल्तान की जो पावर थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। साथ ही साथ ये जो यूरोप की पॉलिटिक्स थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं 16 से 19th सेंचुरी तक। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं भी होते तो जितनी भी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस थी उनमें ऑटोमन्स जो थे वो शामिल हो रहे थे। फिर साथ ही साथ ये क्या कर रहे थे, विशाल की तरफ जा रहे थे। विशाल मतलब जैसे यहाँ पे एक टर्म यूज हुई थी विशाल। अब ऑटोमन एम्पायर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो बहुत दूर की टेरिटरीज हैं जैसे कि ये अल्जीरिया का एरिया हो गया, इस पे इनका कंट्रोल, इसको गवर्न करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो ये क्या कर रहे थे, इन एरियाज़ को जो दूर थे उनको ऑटोनॉमी दे रहे थे। यहाँ से टैक्स वगैरह आ रहा था ऑटोमन एम्पायर्स को, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना था इनको ऑटोनॉमी दी हुई थी, इनका अपना एक गवर्नर बना दिया था। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फैट्रिसाइड की पॉलिसी है इसको इन्होंने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब फैट्रिसाइड क्या है देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यिल्ड्रिम की डेथ के बाद सिविल वॉर हुई थी 4 भाइयों के दरमियान, जिनमें से एक बचा था और 400 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, याद होगा आपको। उसके बाद कोई भी सिविल वॉर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फैट्रिसाइड की पॉलिसी थी। फैट्रिसाइड की पॉलिसी ये होती है खुद के ही भाइयों को मार देना, और 14 से 17 सेंचुरी तक ये पॉलिसी रही। इवन कि ये पॉलिसी बाद में ऑफिशियल करार दे दी गई कि अपने भाइयों को मार देना है। इसीलिए आज के टाइम में भी आप सुनते होंगे कि सम टाइम कहा जाता है कि स्टेबलाइज गवर्नमेंट के लिए आप अपने भाइयों को मार देते हैं। तो ये वही पॉलिसी थी जो कि महमद थर्ड ने अपनाई थी, और इन्होंने अपने 20 भाइयों को मार दिया था। उनमें कुछ भाई 2 साल के थे, 1 साल के थे, 3 साल के थे, ऐसे भी भाई थे। लेकिन बाद में इस पॉलिसी को बैन कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ही जो टॉपकापी पैलेस है ऑटोमन एम्पायर्स का, याद होगा, उस पैलेस में से जब 20 ताबूत निकले थे, 20 जनाजे निकले थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक शर्म की बात थी। तब उसके बाद ये पॉलिसी बैन कर देगी। लेकिन इसके बाद फिर एक और पॉलिसी आई, गोल्डन एज। गोल्डन एज की पॉलिसी ये थी कि आप अपने ही भाइयों को, अगर ज़्यादा भाई हैं तो उनको एक केज में बंद कर देते थे। इस पॉलिसी को कहा गया गोल्डन एज। गोल्डन केज ऐसा नहीं कि किसी केज में बंद कर देना, सिर्फ इतना था कि
अपने भाइयों को टॉप कैपी पैलेस से वो बाहर नहीं निकलने देते थे। वहीं पे स्लेव गर्ल के साथ वो रहते थे। उनके पास कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स थी, जो एक्सपीरियंस था, वो हासिल नहीं कर पाते थे। सिर्फ टॉप कैपी पैलेस के अंदर ही वो रहते थे। अब जो 17वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है वीक सुल्तान। वीक सुल्तान क्यों कहा जाता है? उनकी चंद वजूहात हैं। जैसे एक ये है, 1623 से 1656 इस टाइम को कहा गया सल्तनत ऑफ वुमेन। क्यों? सुल्तान था तो लड़का ही, लेकिन जो रियल पावर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, वो कौन थी? वुमेन थी। सब पावर्स किसके पास थी? वुमेन थी। फिर 1656 के बाद 1703 तक ग्रैंड वजीर की पावर आ गई। जैसे कि आज का प्राइम मिनिस्टर आप देख लें, था सुल्तान लेकिन पावर किसके पास थी? ग्रैंड वजीर के पास। रियल पावर इसके पास थी। यहाँ पे रियल पावर किसके पास थी? वुमेन के पास। यहाँ पे किसके पास थी? ग्रैंड वजीर के पास। जबकि सुल्तान कौन था? मर्द था, लड़का था। इस वजह से इसको कहा जाता है 17th सेंचुरी के टाइम को वीक सुल्तान। ये 100 साल तक, तकरीबन पूरा 17th सेंचुरी, ये देखिए 1623 से लेके 1703 तक 100 साल का जो एरिया है, इसको वीक सुल्तान कहा गया। अब इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर को बहुत चैलेंजेस थे। जैसे कि रशिया और टर्किश वॉर, जो कि 18th सेंचुरी में हुई। इसमें क्या था? रशिया पावरफुल होता जा रहा था, जो कि ऑटोमन्स के लिए थ्रेट था। और ऑटोमन ने अपनी बहुत सी टेरिटरीज को लूज़ भी किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कॉर्नर पे बाल्कन्स का जो एरिया था, उनको ये लूज़ कर बैठा था। फिर हैज़बर्ग डायनेस्टी जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। ये भी मैंने बताया था कि ऑटोमन एम्पायर वीना की तरफ 2 दफ़ा उसने वहाँ पे अटैक करने की कोशिश की सुलेमान मैग्निफिसेंट के टाइम पे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो वहाँ पे कौन थे? हैज़बर्ग डायनेस्टी थी, वो भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। उसके बाद स्टैग्नेशन का जो टाइम पीरियड था, स्टेबलाइज बॉर्डर था, ये भी इनके लिए एक थ्रेट था। वो कैसे? कि एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे। जो कि पहले ये अपनी टेरिटरीज को देखें, इतनी सी इनकी टेरिटरी थी, ये देखें इतनी सी इनकी टेरिटरी थी। इन्होंने यहाँ एक्सपेंड किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया। अफ्रीका, इजिप्ट, अल्जीरिया का एरिया सारा इन्होंने ऑक्यूपाई किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं की। इनको मज़ीद टैक्स नहीं आ रहा था। इवन कि ये जो अपनी टेरिटरीज थी, इनको लूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि जो सफविद डायनेस्टी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे बगदाद और यहाँ पे जो सफविद डायनेस्टी स्ट्रॉन्ग हुई थी, रिबेलियन सफविद, याद होगा आपको। तो यहाँ पे इनकी तरफ से भी ये बाद में जो एक फैक्शन था वो निकला, और ये अपनी जो सफविद डायनेस्टी थी वो अलग हो गई। इसके बाद आता है डिक्लाइन का टाइम पीरियड। 19th सेंचुरी पूरा डिक्लाइन का है। 1828 से 1908 तक ये डिक्लाइन हुआ। अब इसकी वजूहात क्या थी? एक रीज़न तो ये थी कि जो नेशनलिज्म का फैक्टर था वो राइज हो रहा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ग्रीस जो थे वो कह रहे थे कि भाई हम ग्रीस हैं 1821 में, हमें एक अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। बुल्गारिया 1877, रोमानिया 1877, सर्बिया 1835, ये कहते थे हम अपना एक अलग मुल्क बनाएंगे, एक अलग इनकी पहचान थी। तो इस वजह से ये जितनी भी मेन टेरिटरीज थी, रोमानिया, बल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, ये कॉर्नर पे मैंने आपको बताई भी थी, वो सारी ये खो बैठे। एक डिक्लाइन तो यहाँ से हो गया। उसके बाद जो करप्शन का फैक्टर था, मैग्निफिसेंट के टाइम पीरियड में जस्टिस बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको बताया था। लेकिन 1828 के टाइम पीरियड में करप्शन बहुत ज़्यादा आ गई थी। नेपोटिज्म राइज कर रहा था। नेपोटिज्म क्या है? भाई भतीजावार, मतलब कि भतीजे को कुर्सी दे दी, भाई के बेटे को दे दी, इस चीज़ को कहते हैं नेपोटिज्म। ये बहुत ज़्यादा अरूज पे थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर। उसके बाद जेनिसरीज जो थे उनका खात्मा हो गया था। ये एक किस्म की आप आर्मी टाइप इनको समझ लें, जो कि पहले ऑटोमन के अंडर थे, लेकिन बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग हो गए और इन्होंने ऑटोमन को ही हराने लग गए। अब जहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी, याद रखा जाए कि ये डिक्लाइन की चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मॉडर्न रिफॉर्म्स भी आ रही थी। लेकिन हो रहा क्या था? डिक्लाइन ही, टेरिटरीज को लूज ही कर रहे थे। बेशक रिफॉर्म्स कर रहे थे ये लोग, अच्छी रिफॉर्म्स थी, जैसे कि प्रिंटेड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, करेंसी बना दी, सिविल क्रिमिनल कोड बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद
क्योंकि उस टाइम फ्रांस जो था काफ़ी ज़्यादा अरूज पे जा रहा था। जो कुछ फ्रांस अडॉप्ट कर रहा था वही चीज़ें ऑटोमन एम्पायर भी अडॉप्ट कर रहे थे। फिर इन्होंने पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, मतलब कि अब सुल्तान जो ट्रेडिशन से शिफ्ट हो रहे थे ये मॉडर्न की तरफ। उसके बाद मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ बना दी इन्होंने। अब इस वजह से क्या होगा कि इनकी जो इकॉनमी थी वो नीचे गिर रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। क्यों? क्योंकि जितने नेशनलिज्म का जो फैक्टर था, जहाँ से इनको बहुत सा टैक्स आ रहा था जो कि अब नहीं आ रहा था। और दूसरी बात क्या थी कि सिविल वॉर चल रही थी। क्रीमियन वॉर एक मेजर फैक्टर वो चल रहा था। क्रीमियन वॉर में क्या था, रशिया हो रहा था राइज। फिर रशियन टर्किश वॉर हुई, उसमें जो था रशिया वो भी राइज हो रहा था। दो वॉर्स हुई थी क्रीमियन, दोनों में रशिया राइज हो रहा था। जब इनकी इकॉनमी बिल्कुल नीचे गिरने लगी तो उस टाइम पीरियड को कहा गया सिक मैन ऑफ यूरोप। क्यों इसको कहा गया? क्योंकि इन्होंने ऑटोमन्स ने बहुत सा लोन लिया दूसरे ममालिक से। किससे? फ्रांस से, इंग्लैंड से। अब जब इन्होंने लोन लिया वो इस लोन को वापस नहीं दे पाए क्योंकि इनकी इकॉनमी सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी। जब वो लोन नहीं दे पाए तो जो ऑटोमन पूरा था ऑटोमन एम्पायर वो बैंकक्रप्सी की तरफ चला गया। अब जब ये बैंकक्रप्सी और लोन नहीं दे पाए तो ये बैंकक्रप्सी की तरफ चला गया। अब ये देखें कि ऑटोमन एम्पायर कितना थोड़ा सा रह गया और रशिया देखें कितना बड़ा फैल गया। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारा एरिया पहले किसके पास था? ऑटोमन के पास था। यहाँ से क्रीमियन वॉर भी हार गया क्योंकि रशिया राइज हो रहा था। तो इस वजह से रशिया अपनी ऑटोमन जो अपनी टेरिटरीज थी वो डे बाय डे लूज़ कर रहा था। अब ये 1882 का टाइम पीरियड देखें कि ऑटोमन एम्पायर कितना सा रह गया। ये देखें सेंट्रल यूरोप, ये यूरोप का जो बाल्कन रीजन थे, यूरोप का एरिया था, ये सारा ये लूज़ कर बैठा। रशिया की तरफ से बहुत सी चीज़ें लूज़ कर बैठा। उसके बाद ये वाला नीचे वाला एरिया, ये वाला, ये उसके बाद इजिप्ट, ये अल्जीरिया का एरिया, ये सारा लूज़ कर बैठा था। अब एट द एंड आता है डिसोल्यूशन, मतलब कि जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया था। ये टाइम पीरियड था 1908 से 1922 तक। अब ऐसा हुआ क्यों? एक तो इनके अंदर थी अनस्टेबल गवर्नमेंट। क्यों? कि कू होता था उसको फिर काउंटर कू हो जाता था। उसके बाद जो बाल्कन्स के अंदर वॉर्स चल रही थी 1912 और 1913 के टाइम पीरियड में। ये देखें ये कितना पहले, ये देखें यहाँ नीचे तक फैला हुआ था, यहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन 1912 के अंदर क्या होता है और 13 के अंदर क्या होता है, ये देखें ये अपनी बाल्कन्स के अंदर वॉर चल रही थी जिस वजह से ये अपनी सारी टेरिटरी को लूज़ कर गया। पहले यहाँ पे टेरिटरी इनके पास थी, फिर ये बाद में ये भी लूज़ कर पाया। मतलब कि बाल्कन वॉर्स की वजह से ऑटोमन्स अपनी सारी टेरिटरीज को लूज़ कर गए, जिस वजह से कहा जाता है डिसोल्यूशन। उसके बाद दूसरा मेजर फैक्टर था कि पॉलिटिकल असैसिनेशंस हो रहे थे। पॉलिटिकल असैसिनेशन जैसे कि फ्रांस ड्यूक फर्डिनेंड जो किंग था उसका असैसिनेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन राइज हुई। फिर वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन्स थे, ऑटोमन यहाँ से भी हार गए। सेंट्रल पावर जिनको कहा जाता है जर्मनी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया हंगरिया, ये हारे हुए पावर्स थे, तो जिनमें ऑटोमन्स भी थे, यहाँ से भी ऑटोमन्स हार गए। फिर इसके बाद एक और मेजर फैक्टर है, वो है अरब रिवोल्ट। अब जो अरब का एरिया था, मतलब कि यहाँ पे मक्का मदीना, ये अरब रीजन, इन्होंने भी बगावत कर दी ऑटोमन से। ये कहने लगे कि भाई हम अरेबियंस हैं, और ऑटोमन्स वाले कहते थे कि भाई हम ऑटोमन्स हैं। तो जिस वजह से अरब ने रिवोल्ट किया और जहाँ मक्का और मदीना जो था वो फर्स्ट टाइम 1922 में ऑटोमन से निकल गया, इनके हाथों से निकल गया और वो एक सेपरेट डिक्लेयर हो गया। जैसे ही अरब रिवोल्ट हुआ तो एक ट्रीटी साइन हुई एट द एंड 1922, जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरे। एस इसमें साइलेंट है, ट्रीटी ऑफ सेवरे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लेकिन ये जो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ सेवरे, इसमें ये ऑटोमन्स के अगेंस्ट की गई थी। किसके अगेंस्ट की गई थी? ऑटोमन्स के। कि ऑटोमन्स को बिल्कुल डिवाइड कर दिया था, इसकी टेरिटरीज को इतना डिवाइड कर दिया था कि तकरीबन ऑटोमन बस इतना सा ही रह गया था। बाकी जितना भी ऑटोमन था, ये ऑटोमन अपनी टेरिटरी को बाद में खो बैठा था। ये ऑटोमन अपना जो कौन सा रीजन था मैंने बताया था, एक एनाटोलिया था और दूसरा कौन सा था याद करिएगा, इसको भी वो खो बैठा था। ये जो एरिया था इसको कहा जाता है रुमालिया। तो मीन्स कि ये रुमालिया का जो एरिया था ये खो गए थे, जिस वजह से ऑटोमन का कंप्लीट डिक्लाइन हुआ। अब
1922 के बाद जो ट्रीटी ऑटोमन की जो ट्रीटी लॉज़ेन ट्रीटी एक एग्रीमेंट साइन किया गया था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के टाइम में, इसके बाद की जो कंप्लीट डिटेल है वो आई बटन में मौजूद है। और जो वर्ल्ड वॉर वन है, इसके आगे की अगर आपने सीरियल देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद है। उसके बाद एट द एंड लेफ्ट साइड में भी वर्ल्ड वॉर वन की कंप्लीट हिस्ट्री मौजूद है। आई होप सो आपको ऑटोमन एम्पायर की कंप्लीट हिस्ट्री समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हिस्ट्री से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।